सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 15वां मेघ आए का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि है इसके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये पाठ जो है मानवीकरण अलंकार का अत्यंत सटीक उदाहरण है। यहाँ कवि ने पूरी प्रकृति का मानवीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सर्वप्रथम हम कवि परिचय पर प्रकाश डालेंगे। कवि जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 ईस्वी में हुआ था, 1927। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में आजीविका हेतु इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान नामक जो पत्रिका है, दिनमान पत्रिका के ये उपसंपादक बने। इसके बाद चर्चित बाल पत्रिका पराग आज भी आती है, उसके ये संपादक पद पर सुशोभित हुए। सन 1983 में यानी 1983 में इनका स्वर्गवास हो गया। इस बीच इन्होंने प्रमुख रचनाएं की। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह रहे। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह रहे। इसके अलावा आपने बकरी नामक नाटक की रचना की। सोया हुआ जल नामक उपन्यास का सृजन किया। लड़ाई कहानी लिखी। इसके साथ साथ कुछ बाल साहित्य का भी सृजन इन्होंने किया। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जो दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए बहुत परिचित रहे। दिनमान में इनका एक स्तंभ प्रकाशित होता था, चर्चे और चरखे। इसके लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत चर्चित रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए, लोक माने इस समाज की, इस संसार की। इसके बाद में आता है कविता का परिचय। कविता का परिचय, ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता है मेघ आए, इसका परिचय कि सर्वेश्वर दयाल की ये जो कविता है जो प्रकृति चित्रण पर आधारित है। इसमें प्रकृति का चित्रण किया गया है। इसमें मेघों के आगमन की तुलना सज धज कर आने वाले प्रवासी मेहमान, गांव में मेहमान, दामाद को मेहमान कहते हैं, प्रवासी मेहमान से की गई है, अर्थात दामाद से की गई है। जिस प्रकार शहर का दामाद अपने गांव में ससुराल जाता है सज धज कर, बादल भी उसी तरह से सज धज कर जाते हैं। मेघों के आने से हवाएं चलने लगती हैं, घरों के दरवाजे खिड़की खुल जाते हैं, आंधी भी चलने लगती है,
ये सब संकेत के रूप में, ये सारा प्रकृति में परिवर्तन होता है। इसी तरह के परिवर्तन को का तारतम्य उसने शहर से आए हुए मेहमान के साथ बैठाया है। इसी तरह मेघ रूपी अतिथि के आने पर प्रकृति में उल्लास छा जाता है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने पर भी वैसा ही उल्लास बनता है। जिस प्रकार परिवार का बड़ा बुजुर्ग अभिवादन करता है, अतिथि का स्वागत करता है, उसी प्रकार गांव का पीपल का बूढ़ा पेड़ भी झुक करके उस आगंतुक अतिथि का स्वागत कर रहा है, जोहार कर रहा है। दामाद के लेट आने पर उसकी विरहिणी पत्नी शिकायत करती है, उसी प्रकार लता भी किवाड़ के ओट में से उसके विलंब से आने के कारण शिकायत कर रही है, वर्षों के बाद आने के कारण शिकायत कर रही है। आकाश में बिजली चमकती है तो तालाब प्रसन्नता से भर जाती है, क्योंकि बिजली चमकी, बादल, हवा चली तो लहरें तालाब में उठती है। उसी प्रकार अतिथि के आने का संकेत जहां मिलता है तो सभी लोगों में उल्लास का संचार हो जाता है। इस प्रकार सारी प्रकृति रूपी मेहमान का स्वागत, सारी प्रकृति रूपी स्त्री पुरुष जो गांव के हैं वो मेघ रूपी मेहमान का स्वागत सत्कार करने को उद्यत दिखाई देते हैं, उत्सुक दिखाई देते हैं। इसके बाद में कविता का भावार्थ, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आता है भाव पक्ष, भावार्थ। कविता का भावार्थ देखिए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ माने बादल, बादल बड़े बंठन के संवर करके आ रहे हैं, घूम रहे हैं आकाश में बादल, पानी से भरे हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो बंठन के सज करके आए हैं। उनके आने से हवा का संचार, मंद मंद धीमी धीमी हवा चलने लगी, बयार चलने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे बयार यानी हवा, बयार का मतलब होता है हवा, मेघ का मतलब होता है बादल। आगे आगे बयार चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि उस मेघ रूपी मेहमान के आगे आगे बयार रूपी, हवाएं रूपी कन्याएं नाचती गाती चल रही हैं, खुशी से उल्लास से झूमती हुई चल रही हैं। सामन तारतम्य है मेहमान और प्रकृति के परिवर्तन में, बादलों के आने में। बादल आए, आकाश मंडल भर गया, गहरे बादल हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो बंठन सज के आए हुए हो। प्रकृति में चार चांद लगा दी उन बादलों, और बादलों के आने पर हवा का संचार होता है, हवा चलती है, मंद मंद हवा बहने लगती है, तो वो हवा ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे उस मेघ रूपी मेहमान के आगे नाचती गाती गांव की कन्याएं चल रही हो। प्यार हवा आगे आगे नाचती गाती चली आ रही। जब हवा चलती है तो हवा के प्रवाह से घर के दरवाजे खिड़कियां
खुलने लगते हैं, बंद होने लगते हैं, धारण की आवाज। अगर चटकनी न लगी हो और किवाड़ भिले हो तो हवा की प्रवाह से हवा स्वतः तो प्रकृति में यही परिवर्तन आ रहा है। दरवाजे खिड़कियां, गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी है। यहाँ पर कवि ने प्रतीक, जिस प्रकार मेहमान आने की सूचना मिलती है कि गांव में सज धज करके कोई मेहमान आया है और आगे नाचती गाती खुशी में उल्लास भरते हुए जो बच्चे हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नाचते गाते आते हैं और आगे संदेशा देते हैं कि भाई मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। उत्सुकतावश गांवी लोग अपने अपने घरों के किवाड़ खोल करके, खिड़कियां खोल करके उत्सुकता से उन गलियों में देखने लगते हैं, झांकने लगते हैं कि कौन मेहमान आया। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। मानो मनुमानो जो यह संभावना की गई है, जो पाहुन आए हो गांव में शहर के, जैसे कि कोई पाहुन माने मेहमान, मेहमान आया हो इस गांव में, किसी शहर का कोई मेहमान आया हो। ऐसे बादलों के आने पर उससे आगे बहने वाली ठंडी ठंडी हवा के प्रभाव स्वरूप दरवाजे खिड़कियां खुलने और बंद होने लगी। ऐसे लगने लगा कि जैसे कोई गांव में शहर का मेहमान आ गया हो और उसकी सूचना देने के लिए गांव के बच्चे आगे आगे नाचते गाते दौड़े चले आ रहे हैं। और जिज्ञासावश वहां के जो ग्रामीण हैं वो अपने दरवाजे, घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल करके गली में झांक करके उत्सुकतावश उस मेहमान को देख रहे हैं। क्योंकि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्योंकि जो बादल इस समय आकाश मंडल में छाए हुए हैं वो बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे बंठन के संवर के किसी मेहमान की तरह चले आए। ये पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। आंधी चली धूल घाघरा उठाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरके, बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। वर्षा का माहौल होता है, आकाश में बादल छा जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा, तो प्राकृतिक परिवर्तन होता है। आसपास के पेड़ उस हवा के प्रवाह से झूमने लगते हैं। झूमती चली हवा, हवा जब चलती है तो पूरा वातावरण झूमने लगता है, पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। कैसा लग रहा है? कवि को या मानवीकरण कर दिया है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। इसमें मेहमान जब आ रहा होता है तो गांव के जो युवा लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो उचक उचक करके अपने पंजों के बल खड़े होकर के अपनी अटरिया पर से, अपनी खिड़की पर से, अपनी छत पर से, अपनी चौपाल के ऊपर से झुक झुक करके झांकने लगती हैं, गर्दन उचका करके उत्सुकतावश उस मेहमान को देखने लगते हैं। उसी प्रकार जब बादल आए, मेघ आए, उनके साथ हवा बहने लगी तो उस प्रवाह से झूमने वाले पेड़ ऐसे लगने लगे जैसे कि वो झुक करके अपनी गर्दन को उचका करके उस मेहमान को देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, हवा का प्रवाह तेज हो गया, हवा आंधी के रूप में परिवर्तित हो गई। और जब आंधी चलती है तो गांव की कच्ची मिट्टी की धूल उड़ने लगती है। आंधी के प्रवाह से धूल उठी, धूल भागी घाघरा उठाए। कभी को यहां ऐसा लगने लगा कि जैसे आंधी चलने से
धूल अपना घाघरा उठा करके भाग गई। जैसे कोई नवयुवती दौड़ते हुए अपना घाघरा हल्का सा उठा लेती है, जो पैरों में उलझे नहीं, इसलिए उस घाघरे को हल्का सा उठाते हुए मेहमान के आने की उत्सुकता, मेहमान के आने की उस तीव्रता को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धूल रूपी नायिका अपना घाघरा उठा करके आगे आगे भाग। बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरकी। गांव की जो नदी है वो निरंतर प्रवाह से बह रही है, परंतु हवा के चलने पर उसका प्रवाह ठहर गया है, ठहर सा गया है, क्योंकि जिस दिशा में नदी बहती है, अगर हवा का प्रवाह उस दिशा के विपरीत होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नदी ठहर सी गई हो, उसमें टकराव, नदी के प्रवाह और हवा के प्रवाह में टकराव होने के कारण लहरें से उठती, तो ऐसा लग रहा है जैसे नदी ठिठक गई है। नदी को यहाँ एक इंतजार करती हुई नवयुवती के रूप में प्रेमिका ठिठक गई है मेहमान के आने, मेघ रूपी बादलों के आने पर, उसके आने पर वातावरण में हवा चलने के कारण नदी ठिठक गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तिरछी दृष्टि से, चितवन माने दृष्टि, तिरछी दृष्टि को उठा करके वो अपने मेहमान रूपी प्रियतम को देख रही है। किसके? घूंघट को सरका करके, घूंघट की ओट में से अपने प्रियतम को देखने का प्रयास कर रही है, तो उसने थोड़ा सा घूंघट सरका लिया है। घूंघट की आड़ में दिलवर का दीदार अधूरा रहता है। दीदार यानी दर्शन अधूरे रहते हैं घूंघट की आड़ में, इसलिए वो घूंघट को सरका करके, हल्का घूंघट को सरका करके तिरछी दृष्टि के साथ वो अपने प्रियतम को देख रही है। कौन? गांव की नदी। ये प्राकृतिक परिवर्तन है, इसको मानवीकरण अलंकार। क्यों देख रही है? क्योंकि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, क्योंकि मेघ जो है, बादल जो है, वो बड़े बनठन के संवर करके, हवा का प्रवाह है, आंधी का प्रवाह है, गांव का बड़ा भारी पुराना एक पीपल का पेड़ है, वो हवा के प्रवाह से झूमने लगा। ऐसा लगने लगा बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुदलीनी बोली अकुलाई लटाओ तो हो किवार की। बरस बाद सुदलीनी बोली अकुलाई लटाओ तो हो किवार की। लय पद परिवर्तित हो गया, छंद बदल गया, यहां छंद मुक्त, मुक्त छंद। हर पंक्ति में लय ताल में परिवर्तन आ जाता है, मुक्त छंद। बोली अकुलाई लटाओ तो हो किवार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, उस परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति अपने आए हुए मेहमान के स्वागत के लिए आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके उसने जुहार की। जुहार इस तरह की जाती है, अभिवादन किया उसका, आगे पीपल का मानवीकरण कर दिया गया। हवा में, वातावरण में हवा का प्रवाह होता है, पीपल का पेड़ हिलता है, झूमता है, भारी भरकम होता है, इसलिए वो उसी तरह हिलता है। तो कवि की कल्पना देखिए, कवि को वो एक गांव का बुजुर्ग दिखाई दिया और इस प्रकार उसकी हलचल दिखाई दी कि मानो वो जुहार कर रहा हो, वो अभिवादन कर रहा हो आगे। प्राकृतिक छटा व्याप्त है, पेड़ पौधे लता
है किवाड़ की किनारे पर होकर के लता ऊपर चढ़ती हुई जा रही है। कवि को यह प्रतीत हो रहा है कि लता किवाड़ की ओट में से लता रूपी नायिका ने शिकायत की, व्याकुलता से शिकायत की। क्या शिकायत की? बरस बाद सुध लीनी, कि आपने पूरे 1 वर्ष बाद हमारी सुध लीनी है, यानी हमको याद किया है। गर्मी से व्याकुल लता ने उस मेघ रूपी बादल को उस बादल रूपी मेहमान को देख करके शिकायत की कि बरस बाद सुध लीनी, क्योंकि वर्षा का मौसम 1 वर्ष बाद आता है किवाड़ की ओर में, क्योंकि लताएं जो है किवाड़ और खिड़की इनके सहारे ऊपर चलती है, बेल जो आगे। तो व्याकुल होकर के, गर्मी से व्याकुल होकर के वो लता रूपी नायिका किवाड़ की ओर से अपने मेघ रूपी मेहमान से शिकायत करती है कि बरस बाद सुध लीनी, कि आपको हमारी याद पूरे 1 बरस बाद। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, प्राकृतिक परिवर्तन के कारण तालाब में जो नहरें उठ रही हैं, तालाब का जो पानी मचल रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि मेहमान के स्वागत के लिए तालाब परात भर के पानी ले आया हो, उसके पैर धोने के लिए। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। जब मेहमान आता है तो परात में पानी भर करके उसके चरण पखारे जाते हैं, उसके पैर। चितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, चितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। बादलों के आने पर वातावरण बिल्कुल सुहाना होता है। दूर जहां धरती और आकाश मिले हुए होते हैं उसको क्षितिज बोला जाता है। आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम भी क्षितिज। क्षितिज वह स्थान जहां धरती और आकाश बिल्कुल एक मिले हुए दिखाई देते हैं। उस क्षितिज रूपी अटारी पर मेघ छाने लगे, बादलों के छाने, उसके बीच से दामनी दमकी, दामनी माने बिजली, बिजली चमकने। जब दूर अटारी पर बादल, आकाश में बादलों का झुंड दिखाई दिया और उसमें बिजली चमकने लगी तो लोगों का भ्रम टूट गया। बरसात होगी या नहीं होगी ये लोगों में भ्रम था। 1 बरस हो गया बरसात हुए, इस बार अभी तक बारिश नहीं हुई। लोगों को भ्रम था कि कहीं सूखा ना पड़ जाए। ये बादलों के प्रति वही कवि ने मानवीकरण करते हुए उसको मेघ रूपी मेहमान प्रति धारणा बना दी कि मेहमान को सुध लिए 1 बरस हो गए, अभी तक उसका कोई पता नहीं है, अभी तक वो आया नहीं है, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, ये जानकारी नहीं है। परंतु दूर से जहां उसके आने का संकेत दिखाई दिया तो उस वियोगिनी नायिका का भ्रम टूट गया और वो उससे क्षमा मांगने लगी। तो उससे क्षमा मांगने लगे कि क्षमा करो, गांठ खुल गई भ्रम की, जो हमारे अंदर भ्रम था वो भ्रम समाप्त हो गया। इसलिए हे आगंतुक मेहमान, हे मेरे प्रियतम, मुझे क्षमा। बांध टूटा झरझर मिलने के अश्रु, झरझर मिलन के अश्रु, सब्र का बांध टूट गया।
जहां दोनों का मिलन हुआ आमने सामने, तो दोनों की आंखों में से मिलन के अश्रु बहने लगे, खुशी के आंसू बहने लगे। धरती और आकाश एकाकार हो गए, जल से मग्न हो गए। जैसे बारिश हुई, सब्र का बांध टूट गया, झरझर बारिश होने लगी और वातावरण तृप्त होने लगा, क्योंकि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, क्योंकि बादल बड़े बनठन के संवर कर आए। कुछ मिनट अब यहां देखिए भावार्थ। शिल्प सौंदर्य, पूरा मानवीकरण अलंकार, अलंकार की छटा है। पूरी कविता मानवीकरण से ओतप्रोत। धूल किशोरी लड़कियों की प्रतीक है, जो अति उत्साह से भाग भागकर मेहमान के आने की खबर दे रही है। पेड़ गांव के पुरुष महिला, नदी गांव की युवती का प्रतिनिधित्व कर रही है। लता नवविवाहिता, जिसका प्रवासी पति शहर से गांव आया है, वही शिकायत कर रही है लता। ताल घर का अंतरंग सदस्य, जो मेहमान के स्वागत के लिए थाल भर जल लाता है, स्वागत करता। मानवीकरण के उदाहरण देखिए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, पेड़ झुकने लगे गर्दन उचकाए, धूल भागी घाघरा उठाए, नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बोली अकुलाई लता ओट हो के वार की, लाया ताल पानी परात भर के। ये सारे मानवीकरण। रूपक के अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। क्षितिज अटारी, क्षितिज रूपी अटारिया, अटारी गहराई, मिलन के अश्रु डर के, अश्रु रूपी बरसात। यहां रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। पाहुन जो आए हो गांव में, जैसे पाहुन मेहमान जैसे गांव के शहर में आए हों, यहां उत्प्रेक्षा अलंकार। अनुप्रास अलंकार, कदम कदम पर अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। यहां पर आगे आगे पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, गली गली पुनरुक्ति प्रकाश, बड़े बंठन अनुप्रास अलंकार। और भी कई है। बरस बाद सुध लीनी, बरस बाद बावर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। झरझर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसकी भाषा सरल सहज खड़ी बोली है। ये इसका काव्य सौंदर्य था। कई प्रकार के परिवर्तन वातावरण में हुए हैं, वो आपको इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि क्या क्या। हवा का तेज चलना, दरवाजे खिड़कियों का खुलना, पीपल का हिलना डुलना, नदी का ठिठक जाना, लताओं का छिपना, पेड़ों का झुकना, आंधी का चलना, धूल का उड़ना, तालाब में लहरें उठना, क्षितिज पर बिजली का चमकना, जल का बरसना और बांधों का टूट जाना। अत्यधिक बरसात होती है। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।